Hello everyone, good afternoon and hope you will be fine. मैं सुनील सर आप सबका स्वागत करता हूँ रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में, जिसका टेक पार्टनर mobiशाला.com है और ये जीएस फाउंडेशन की क्लास है। मिडेवल इंडियन हिस्ट्री है, दिल्ली सल्तनत है, तुगलक वंश आज हम शुरुआत करेंगे। हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके, खिलजी वंश पढ़ चुके, अब तुगलक वंश पढ़ना है। तुगलक वंश में 4 सुल्तान होंगे। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, शॉर्ट में जीएमटी की बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में हम एमबीटी कहेंगे। फिरोज शाह तुगलक, उसके लिए हम एफटी की बात करेंगे। और नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक एनएमटी की बात करेंगे। इन चारों के क्रम देखेंगे और फिर हम फोकस्ड हो जाएंगे, कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे तुगलक वंश का, और फिर फोकस्ड हो जाएंगे हम तुगलक वंश के फाउंडर गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो आज गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के ऊपर सारी बातें होंगी। पहले हम 2 पेजेस एज ए बैकग्राउंड जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो लिखते हैं। मेरे साथ आप भी लिखिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बेटा, आप सभी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं। हो सकता है छोटे एग्ज़ाम भी होंगे, जैसे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का, पटवारी का, छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं। एलडीसी क्लर्क का, लोअर डिविजनल क्लर्क का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारा। लेकिन बेटा, हर जगह इंग्लिश होता है। बहुत जगह तो ऐसे लिखना होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लेटर होता है, राइटिंग होती है, नोटिस होता है। और 12th तो हम ये सब करके ही निकले हैं। हमें 10th तक इंग्लिश पढ़ना पड़ा, 11th 12th में भी इंग्लिश पढ़ा। ग्रेजुएशन में होता है कि इंग्लिश पढ़े ना पढ़े, लेकिन एक पेपर होता ही है। तो बेटा, हम लोग ग्रेजुएशन तक इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बोल नहीं सकते, होता है कोई कोई, वो होता है प्रैक्टिस की चीज़ें। लैंग्वेज तो प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, पर ग्रामर जो है पढ़ा जा सकता है। तो बेटा देखिए, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, हिंदी में बोलता हूँ, सारी स्टोरी मैं हिंदी में बयान करता हूँ, स्टोरी डेवलप करता हूँ, क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिर हम इंग्लिश में लिखते हैं और साथ साथ हम हिंदी भी बोलते रहते हैं, और फिर इंग्लिश में लिखने के बाद उसे पढ़ते हैं हिंदी में। बेटा, मैं आपसे आपके अच्छे फ्यूचर के लिए, बोल्डनेस के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कह रहा हूँ कि बेटा थोड़ा हमें सपोर्ट करिए, इंग्लिश में हमें लिखने दीजिए। हिंदी में तो सारी बात हम करते हैं हर विषय में। अगर हिंदी में लिखने लगेंगे तो बेटा आप और कमज़ोर हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटी बात से उदाहरण देना चाहूँगा। जब हम लोग बच्चे होते हैं, नादान छोटे, माँ के गोद से उतरकर जब 4 पाँव पे चलने लगते हैं, और धीरे धीरे स्टैंडिंग कंडीशन में आते हैं। लेकिन सोचिए, हमारे माता पिता खास करके, हम जब घुटने पर आने लायक होते नहीं, तब भी वो हमें बेड पर, जमीन पर, मिट्टी में जानबूझ के छोड़ देते हैं, पेट के बल। रोते हैं, लेकिन फिर अपनी शक्ति का संचार करते हैं और पेट से हाथ पे आ जाते हैं, पांव को भी ठीक ठाक करके खींचते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल की तरह रेंगते हैं, और फिर पता चला कि दोनों हाथ और घुटने पर आ जाते हैं, शेर बन जाते हैं। माँ बाप खुश हो जाते हैं और उसको लगता है मेरा बेटा सही है, प्रोग्रेस कर रहा है। यानी जब आप उस स्थिति में आते हो, उससे 3 महीने पहले ही आपको उस स्थिति में ला देते हैं। आपको कष्ट होता है, तकलीफ होती है हम लोगों को, पर पता चलता है नहीं, माँ बाप सही कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम खड़े होने की स्थिति में नहीं होते, माँ बाप हमें दीवार में टिका देते हैं, और फिर दीवार में टिकाने के बाद धीरे धीरे हाथ कर करके छोड़ भी देते हैं, और हमें लगता है गया, मेरे माँ बाप मेरे दुश्मन हैं, रोने लगते हैं, सहम जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हाथ बढ़ाते हैं, फिर हम लंबा हाथ करके आ जाते हैं। फिर इसी तरीके से वो चलना सिखाते, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। जो काम हम नहीं कर सकते उसको वो अर्लियर करवा करवा के हमें एक्सपर्ट बनाते हैं। हमें लगता है मेरे दुश्मन है, जन्म देके क्या किया, लेकिन बाद में पता चलता है दुश्मन नहीं, ये हमारे पथ प्रदर्शक है, हमारे मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। ऐसे ही शिक्षक की भूमिका होती है। तो बेटा, हमारी कोई कमजोर कड़ी नहीं रहनी चाहिए। इतना ही नहीं, जब हम चलने लायक होते हैं तो माँ बाप जब चल रहे होते हैं बाजार, तो हम लोग ऐसे 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 फुल स्पीड में चलते रहते हैं। और बच्चे छोटे छोटे कदम होते हैं,
वो कई बार कहता है पापा रुक जाओ, मतलब बेटा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, दोहराते रहते हैं। तकलीफ होती है, कहा है इनके साथ आए, लेकिन बाद में पता चलता है इन्होंने मुझे चलना सिखा दिया, दूरी तय करना सिखा दिया, हिम्मत सिखा दिया। और फिर बेटा एक समय ऐसा भी आता है कि हम चलते चलते थक जाते हैं, कभी कभी वो कंधे पर लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, और कभी कभी कंधे पे नहीं लेते, बोलते बेटा थोड़ी देर, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और आ जाओ। और पता चला पूरा वैष्णो देवी की यात्रा हमारा 7 साल 8 साल 9 साल का बच्चा कर लेता है, सिर्फ एक एश्योरेंस पे, आशा पे, बेटा हिम्मत नहीं हारो। और पता चला कि पूरा वैष्णो देवी की यात्रा हो जाता है। क्यों? वो हमें परेशान कर रहे हैं क्या? नहीं, वो आगे बढ़ाने की सोच लेके चल रहे हैं कि इसके थकना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो की तरह। तो बेटा हमारे माता पिता लगते हैं हमारे दुश्मन है, पर नहीं। भविष्य में ऐसा भी होता है कि आप बाहर पढ़ने आते हैं, आपको वो पेमेंट भेजते रहते, बेटा पढ़ाई करो, पैसा हम भेज रहे हैं। कभी कभी वाकई में दिक्कत आ जाती है, और कभी कभी जानबूझ के गार्जियन पैसा नहीं देते ताकि संघर्ष करेगा, सीखेगा। 5 साल हो गया अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं दे रहा है, जानबूझ के पैसा कम कर देंगे, बंद कर देंगे। रीजन, अपने पांव पे खड़ा होगा, ट्यूशन पढ़ाएगा, कुछ काम करेगा, जद्दोजहद करेगा, संघर्ष करेगा तो समझ में आएगा, वरना पैरासाइट हो जाएगा, परजीवी हो जाएगा, मां बाप के पैसे पे पलता रह जाएगा, आगे कुछ नहीं कर पाएगा। ये तकलीफ मां बाप को ही बुढ़ापे में भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते कि नहीं, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, कुछ करे, समझे पैसे की अहमियत क्या है। उसके पीछे भी उनका यही नजरिया होता है। कुल मिला के एक शिक्षक माता पिता का यही नजरिया होता है, वो किसी भी बच्चे को तकलीफ नहीं देते, जो सच्चे टीचर हैं, गार्जियन हैं। बस आपको समझना होगा कि सर चाहते क्या है। तो बेटा मेरी यही चाहत है, मैं इस छोटे से मैसेज के माध्यम से आपको मैंने ये बयान किया है, पर मेरी चाहत यही है। तो मेरा सोनू बेटा, सचिन बेटा, सब लोगों के लिए कह रहा हूं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं हिंदी में भी परेशानी नहीं समझे, और जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में भी नहीं, दोनों लैंग्वेज बोर्ड पे लिखना, कभी सिलेबस नहीं खत्म होगा बेटा। हमें और भी पढ़ाना है आपको बहुत कुछ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब मैं मस्ती से पढ़ाऊंगा आपको, देखते तो जाइए। हाँ, साइंस में थोड़ा इंग्लिश ज्यादा चलेगा, लेकिन उसको भी मैं हिंदी में लिखूंगा, कोई हर्ज नहीं है। तो बेटा बी मेंटेन केयरफुल, और बुरा मत मानिएगा, आगे बढ़ना है। ओके, तो शुरुआत करें। चलिए, पेज नंबर 1, और आज की तारीख कहती है 23 दिसंबर 2022। जीएस फाउंडेशन, क्लास बाय सुनील सर। रिमेंबर एवरीवन, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया, और यह है दिल्ली सल्तनत, जिसका समय दिखने को बनता है 1206 से 1526, और मिडाइवल इंडिया का टाइम क्या है? जनरली माना जाता है 647 से 1707। अब इसमें हम करते हैं क्या, वो ध्यान देंगे। हमारा टॉपिक आज का हाँ, दी तुगलक डायनेस्टी, यानी तुगलक वंश। आज हमारा फोकस्ड यही है।
और इसमें हम देखें टाइमिंग इसका क्या है, ये सब। तो तुगलक वंश का जो टाइमिंग हमें नजर आता है, ये 7 मई से स्टार्ट हो जाता है 1320 से एडी, और ये फिनिश्ड होता है 1414 एडी को। और इस तरह से हम देखें इसे तो टोटल 94 ईयर्स मीन्स लॉन्गेस्ट रूलिंग वंश ऑफ दिल्ली सुल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे कार्यकाल वाला वंश यही रहा। जो कार्यकाल है वो है लगभग 94 वर्ष का। अब सवाल उठता है, तुगलक वंश सबसे छोटा अलाउद्दीन वाला खिलजी वंश, बिल्कुल सही। अब अगला पॉइंट बनता है, टोटल 4 सुल्तान हुआ। उस 4 सुल्तान में पहला नाम लेंगे गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसकी टाइमिंग हम निकालेंगे 1320 से 1325, ये टाइमिंग है। और ये जो शख्स है वो फाउंडर है, तुगलक वंश का फाउंडर है। इस पेज को आप ओके करिए, फिर हम अगले पेज पर चलेंगे। पेज 2। ओके, पेज 2 पे आइए और हम दूसरे नंबर पे आ गए। अब है मोहम्मद बिन तुगलक। इसकी जो टाइमिंग देखें वो है 1325 एडी से 1351 एडी। जो तीसरा है फिरोज शाह तुगलक। इसकी टाइमिंग 1351 एडी से 1388 एडी। और जो फोर्थ है उसका नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और इसकी टाइमिंग है 1388 से 1414। इस तरह से हमने देखा ये 4 सुल्तान है। अब जो अगला पॉइंट बनता है उस पर ध्यान दें। तुगलक एरा known
फॉर गोल्डन पीरियड ऑफ वजीर या वजीरियत, इसको कहते हैं वजीरों का स्वर्णकाल, वजीरों या वजीरियत का स्वर्णकाल, यानी बहुत मंत्री हुआ करते, ये मतलब वजीर का मतलब क्या होता है, मंत्री, और इसका मतलब प्रधानमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी होता है। तो ये मतलब काफी वजीर थे, वजीरियत का स्वर्णकाल कहलाता है। अच्छा, अब इसी तुगलक वंश में हम एक और देखेंगे, तुगलक एरा is considered Tughlaq era is considered a golden period of Delhi Sultanate, while phase of decline to start same period, in this time, तो हम कहते हैं उत्थान और पतन भी फेज ऑफ डिक्लाइन यानी पतन, और गोल्डन पीरियड मतलब उत्कर्ष, ये दोनों इसी पीरियड में, उत्कर्ष मतलब होता है हाई अप, तो उत्कर्ष भी हम देखते हैं तुगलक काल में, और पतन की शुरुआत भी तुगलक काल में देखते हैं, दोनों हम देखते हैं तुगलक काल में। तो ये चीजें हैं। हाँ, जब आप ऐसे सवाल ऐसे सुनिएगा, जब आपसे पूछे भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल तो गुप्त काल, प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल तो गुप्त काल, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णकाल तो मुगल काल, ठीक है। मुगल काल का स्वर्णकाल शाहजहां का काल, दिल्ली सल्तनत का स्वर्णकाल फिरोज तुगलक का काल, फिरोज तुगलक। तो ये चीजें हैं। अब आइए, वही चीज, मैं भूल ही जाता हूं, वही चीजें मैं लिख रहा हूं, अब ध्यान देंगे। अभी दिल्ली सल्तनत है, मुगल इसके बाद आएगा। हाँ, अब जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है कड़ी। गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली सल्तनत पूछे तो जवाब देंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब है मैक्सिमम, यानी ऐसे कर देते हैं, लार्जेस्ट टेरिटरी टाइम इज मोहम्मद बिन तुगलक। कहने का मतलब किस तुगलक वंश में या पूरे दिल्ली में, मैंने दिल्ली सल्तनत में किसका राज्य सबसे ज्यादा बड़ा था मैक्सिमम टेरिटरी तक, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। बट श्रिंकिंग यानी डिक्लाइन हैज बीन
ऑल्सो स्टार्टेड, तो उत्थान पतन दोनों दिख जाता है। गोल्डन पीरियड किसका टाइम है वो दिख जाता है, दिल्ली सल्तनत का। लार्जेस्ट टेरिटरी, सबसे बड़ा क्षेत्र विस्तार देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक का है। श्रिंकिंग यानी सिकुड़ना, यानी पतन भी इसी के समय शुरू हो जाता है। इसको इस तरह से लिख लीजिए जरा। हो गया। तीसरे पेज पे चलें। तीसरे पेज पे तो जो तीसरा पेज आता है वो क्या क्या कहेगा ये समझना है। जो तुगलक पीरियड है, अगर इस पीरियड के संदर्भ में हम बात करें तो इसी समय में विजयनगर स्टार्ट हो जाएगा और बहमनी राज स्टार्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा पैरेलल स्टेट इसका क्या है, इस पर देखें तो हम कहेंगे दी विजयनगर, अभी बेटा कुछ समझाए थे। आज आपका एग्जाम भी है, क्या हुआ एग्जाम का? 2 बजे से। द विजयनगर एम्पायर 1336 AD एंड द विजयनगर एम्पायर 1336 AD एंड सब सिंपल क्वेश्चन पूछा था। 1 मिनट बेटा, अभी तुरंत बात करते हैं आपसे। बहमनी एम्पायर 1347 AD separated from Delhi Sultanate and during Muhammad bin तुगलक। ध्यान देंगे, ये जो मैंने लिखा है ये लिखा हूं जो मैं बोल रहा हूं। विजयनगर राज्य यानी साम्राज्य 1336 में, बहमनी राज्य यानी साम्राज्य 1347 में, दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय। दिल्ली सल्तनत से अलग हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के समय। तो ये एक राज्य है, कब अलग हुआ? ये एक राज्य है, कब अलग हुआ? सेपरेट मतलब तो सबको मालूम है, अलग होना। किससे अलग हुआ? अभी बताया, दिल्ली सल्तनत से। किसके समय में? ड्यूरिंग मतलब क्या होता है? समय। किसके समय में? समय में। तो कहेंगे MBT के समय में। ये मैंने लिखा है। अब जो है बेटा, एक राजा को फोकस करने का वक्त आ गया। अभी मैंने आपको परिचय दिया, ठीक है। अब एक परिचय हम और आपको कराना चाहेंगे। थोड़ा सा इधर आइए, ये कहाँ गए? चारों आ गए। ये आइए बेटा, ये ध्यान देना है, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। थोड़ा कलर हम चेंज करके लिखते हैं। नहीं, ये कलर ले लेते हैं। ध्यान देंगे, ये जो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है इसको हम लिखेंगे GMT, शॉर्ट में चलेगा। इतने लंबे लंबे नाम हमेशा नहीं लिख सकते, शॉर्ट में चलेगा। GMT यानी गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। अब आइए, अब है तुगलक डायनेस्टी को हम लोग TD में लिख देंगे तो तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत को हम लोग DS लिखते हैं तो दिल्ली सल्तनत। अब आइए दूसरा, ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसका नाम हो जाएगा MBT, शॉर्ट में यही चलेगा। और जो फिरोज शाह तुगलक हैं FT, यही चलेगा। और ये जो है नासरुद्दीन महमूद तुगलक, ये चलेगा।
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा जो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब पहले आप आगे बढ़ जाएं, इसको पूरा करिए, फिर मैं पेज नंबर 1 पे जाऊंगा और एक स्टोरी अब डेवलप करूंगा पूरा गयासुद्दीन तुगलक का। पहले सुल्तान की सारी स्टोरी हो जाएगी, फिर हम लोग लिखेंगे। हो गया सर, लिखता लीजिए। ठीक है सोनू, आप लिखे सोनू, इसे लिखिए। और अब आइए पेज 1 पे आ गए, लेकिन हम स्टोरी शुरू करने से पहले सोनू कुछ कहना चाह रहे थे। जल्दी बताइए बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सवाल? चलिए तो फिर मैं कहानी शुरू कर रहा हूं, गौर से आप सुनते जाइए। हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, जिसका टाइम ये है। उसमें एक आता है पार्ट दिल्ली सल्तनत, जिसका टाइम ये है। दिल्ली सल्तनत में आता है तीसरे नंबर पे तुगलक वंश, जिसका समय ये है। और ये तुगलक वंश 94 वर्ष का शासन किया। पांचों वंश में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इस वंश में 4 सुल्तान हुए। गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ पहला, इसे फाउंडर कहेंगे। 4.5 साल ये रहा। दूसरे नंबर पे इसका बेटा आएगा, जो लगभग कितना आपके सामने में है, 26 साल रहेगा, 27 साल। फिरोज शाह फिर उसका बेटा आएगा, वो लगभग कितना रहेगा, आपके सामने में है, लगभग 38 वर्ष रहेगा। नासरुद्दीन महमूद अब फिरोज का बेटा आएगा, वो कितना रहेगा, 12 और 14, 14 12 कितना है, 12 जो 26 साल रहेगा। ठीक है। पूरे तुगलक वंश का 94 वर्ष में देखते हैं बहुत सारे मंत्रियों की नियुक्ति हुई। मंत्री को उस टाइम में कहते हैं वजीर। आप चेस खेलते हैं तो वजीर ही तो कहते हैं मंत्री को। तो वजीर जो है बहुत होते हैं, पावरफुल होते, तो इसे वजीर का स्वर्ण काल कहते हैं, और इसी को उर्दू लफ्ज में वजीरियत का स्वर्ण काल। अब आइए तुगलक के समय में हम देखें तो दिल्ली सल्तनत का बड़ा क्षेत्र विस्तार हुआ, सिस्टम सारा डेवलप हो गया, धन धान भी आया, टैक्स वैक्स भी बढ़ गया, बहुत सारे आर्ट कल्चर लैंग्वेज बुक वगैरह सब आ गई। तो हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे लंबा क्षेत्र तक अपनी पहुंच बना लिया, और उसी के समय में थोड़ा पतन भी शुरू हो गया। जैसे विजयनगर निकल गया, पहले तो विजयनगर को कब्जा किया, बहमनी राज को कब्जा किया दक्षिण भारत में, लेकिन वो बाद में फिर निकल भागा। तो इस तरह से देखते हैं एक्सटेंशन। सबसे बड़ा राज मोहम्मद बिन तुगलक का है, और उसी के समय में 2 राज निकल गए, पतन भी हो गया। उसी के समय में हम देखते हैं कि बंगाल में भी विद्रोह कर दिया था। तो हम देखते हैं कि तुगलक वंश के समय गोल्डन पीरियड भी था, स्वर्ण काल, उत्कर्ष काल भी था, और उसी के समय पतन भी शुरू हो गया। अब तुगलक के लिए मैंने कहा, अब उसमें से स्पेशल ले ले तो फिरोज शाह का समय गोल्डन पीरियड कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है दिल्ली सल्तनत का, और सबसे बड़ी टेरिटरी मोहम्मद बिन तुगलक का था। तो यह भी हो गया। अब आइए पेज नंबर 3 पे, हमने क्या कहा, इसी दिल्ली सल्तनत से निकला विजयनगर और बहमनी राज, जो अलग अलग हुआ। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का भाई ने कर दी, संगम का बेटा था, और बहमनी राज की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू नाम का एक व्यक्ति था, सिया मूल का, वो कर लिया। दोनों इसको अलग कर लिया, एक 36 में एक 47 में। इस तरह से दिल्ली सल्तनत की सीमा में कमी आ गई। और ये दोनों किसके समय हुआ, तो आप देख ही रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, क्योंकि इसका समय आपको तो याद होगा 1325 से 1351 है। तो बेटा आप देखिए ये दोनों किस समय में आता है, तो ये भी क्लियरेंस आपको मिल गया। तो कुल मिलाकर के हमने एक बैकग्राउंड तैयार कर दिया। अब रही बात कैपिटल की बात, तो कैपिटल एज इट इज दिल्ली ही है। बाकी अब जो है पहले सुल्तान के ऊपर सारी चर्चा करेंगे, तो ये ध्यान में रखना है। तो अब स्टोरी के ऊपर आप काम करने जा रहे हैं और गौर से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट, गो टू बैक। हमारा फोकस ये है गियासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तो इसका हम स्टोरी आपको सुना रहे हैं।
गौर से सुनेंगे। गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है वह भी एक तुर्क मुस्लिम था और बलबन के यहां गयासुद्दीन का पिता गुलाम था। गयासुद्दीन का फादर बलबन का गुलाम था, उसके यहां नौकरी करता था और यह भी मौजूद है। ये जो शख्स है गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसको हम शॉर्ट में अब जीएमटी बोलेंगे, ये जीएमटी जो है इस्लाम की रक्षा के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए जो वो लोग युद्ध करते हैं, कई तरीकों के युद्ध होते हैं, तो जो युद्ध करते हैं इसमें अपनी इस्लाम की रक्षा के लिए तुर्की के आसपास के क्षेत्र में यह शख्स जो है 29 बार युद्ध किया। और धर्म युद्ध को इस्लाम में जिहाद कहते हैं, यानी 29 बार जिहाद का नेतृत्व किया और इसमें जीत हासिल की। गौर फरमाएंगे, ऐसे पूछेगा दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जो तुर्की की सीमा पर इस्लाम की रक्षा के लिए 29 बार युद्ध का नेतृत्व किया, 29 बार जिहाद किया? तो ये कोई और नहीं, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक है। बेटा इसके लिए उसे एक पदवी दी गई, गाजी ए मलिक। गाजी ए मलिक, ए हटा दे तो गाजी मलिक, तो गाजी मलिक या गाजी खां यह भी होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन आपको इसके लिए रखना है गाजी मलिक। तो गाजी का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान देंगे, जो जिहाद का नेतृत्व करे, जो धर्म युद्ध का नेतृत्व करे, उसे एक टाइटल मिलता है, गाजी है ये। तो ये गाजी खां तो नहीं, गाजी मलिक है। गाजी ए मलिक इसका टाइटल है। ये धर्म युद्ध लड़ा, 29 बार लड़ा। ये सब मैं लिखूंगा, पर स्टोरी पहले डेवलप कर लेने दी। देख लीजिए, इसी में क्वेश्चन सब छिपा है। 10 इयर्स पलटिएगा, सारे क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे जैसे मैं बताता हूं। अब दूसरे पॉइंट पर आइए। अब जो ये शख्स जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो गाजी मलिक अपना टाइटल का इस्तेमाल किया और ये नाम रखा, और यही महरौली दिल्ली राजधानी थी, शासन किया। ध्यान देंगे, ये जो शख्स है दो चीजों को लेकर बहुत सेंसिटिव है। किसानों के हित के लिए सोचने वाला पहला कोई दिल्ली सल्तनत का रूलर तो ये यही है। ये जो है सिंचाई के लिए नहरें बनाया, सिंचाई के लिए बंदोबस्त किया, लेकिन बड़े पैमाने पर सिंचाई के लिए नहर बनाना वो फिरोज शाह तुगलक के खाते में जाएगा, इसके पोते के खाते में जाएगा, इसके खाते में। लेकिन पहला कौन था जो किसानों के हित की बात सोचा, तो ये वही है। सिंचाई के लिए काम किया, फसल पे जो टैक्स लगते थे जिसको खराज कहते हैं, ये जो है कहा कि कभी भी बढ़ाओ लेकिन 11-12% से ज्यादा मत बढ़ाओ। तो ये भी बात है, जब कॉन्सेप्ट पढ़िएगा तो ये सब चीजें आती हैं इसमें, ये नॉलेज में रखिएगा। अब आइए, ये जो शख्स है ये दिल्ली में एक राजधानी नगर बसाएगा। गौर से सुनिएगा, कैपिटल सिटी बसाएगा, राजधानी नगर बसाएगा। और उस नगर में बहुत कुछ होगा और महल भी होगा, स्वाभाविक बात है, बिना महल के नगर कैसा, राजा का तो पैलेस होगा। तो ध्यान देंगे, इसने 1322 और 23 के बीच, ध्यान देना है, 1322 और 23 के बीच इसी दिल्ली के साउथ दिल्ली में, जिसे आज हम तुगलकाबाद कहते हैं, जहां महरौली के आगे तुगलकाबाद है, जहां पर बेटा हमारा इग्नू का हेड ऑफिस है, इग्नू यूनिवर्सिटी है, जहां पे सार्क यूनिवर्सिटी है, जहां पे भारत सरकार का ड्राई पोर्ट है, सूखा बंदरगाह, कंटेनर का डिपो है। ये सब तुगलकाबाद में है। तो तुगलकाबाद में एक रेलवे स्टेशन भी है, तभी तो कंटेनर डिपो भी है। तो तुगलकाबाद नाम का राजधानी नगर इसी ने बसाया। याद रखेंगे 1322-23 में बना। इस राजधानी नगर में इसने एक महल का निर्माण किया, किला का निर्माण किया। तो किले की जो बाहर की जो बाउंड्री है, ऊंची ऊंची जो बाउंड्री होती है, तो किले की बाउंड्री जनरली आप क्या देखते हैं, ऐसे सीधा होती है 90 डिग्री पर इसकी बाउंड्री चारों तरफ वाली ऐसे अंदर की ओर झुकी है। यह झुकने का मतलब है, जैसे आप सलाम करते हैं तो कैसे रहता है हाथ, ऐसे। तो इसको कहते हैं सलामी शैली।
इसको इंग्लिश में कहेंगे पिरामिडिक स्टाइल। पिरामिड भी तो ऐसे होता है ना, तो पिरामिडिक स्टाइल कहिए, पिरामिड शैली कहिए या सलामी शैली कहिए, ये है। दीवारें अंदर की ओर ऐसे झुकी हुई है, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। तो एक तो ये, इस महल में 56 दरवाजे थे, 56 गेट्स थे। ये कमरे का दरवाजा नहीं, किले के अंदर प्रवेश करने के अलग अलग द्वार थे। तो देयर वेर 56 गेटवे टू टेक एंट्री इन दिस सच पैलेस इज कॉल्ड 56 कोट का महल। तो याद रखिएगा, तुगलकाबाद सिटी में तुगलकाबाद का किला महल बनाया जिसका नाम 56 कोट का महल रखा, क्योंकि 56 दरवाजे थे। इस किला के भीतर एक झील बनवाया था, पानी की किल्लत ना हो। तो वो झील आज तो सूख चुका है, पर झील था। अब अगले पॉइंट पर आइए। ये तुगलकाबाद का किला हो गया, ये बनवाया, ठीक है। अब आइए, बंगाल में इसके समय विद्रोह हो गया, वो अपने को स्वतंत्र घोषित करने लगे, और अक्सर बंगाल विद्रोह करता आया है। ध्यान देंगे, बंगाल में धन बहुत थे, चीजें बड़ी सस्ती हुआ करती थी मध्यकाल में, इसलिए उसको कहा गया है नरक, यानी सस्ते के चक्कर में लोग जाते हैं और दिल्ली से विद्रोह कर देते हैं। लखनौती का नाम है मध्यकाल में, ध्यान देंगे, बंगाल की राजधानी लखनौती, जो दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत, और लखनौती का नाम क्या है समझिए, विद्रोहियों का शहर, विद्रोहियों का गढ़, ये लखनौती का नाम है। आज भी ममता दीदी के तेवर कैसे हैं, गौर फरमाइएगा। इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सिस्ट की सरकार थी ज्योति बसु की, उसके तेवर कैसे थे केंद्र के साथ, ऐसे ही तल्ख, चाहे कम्युनिस्ट की सरकार हो। उसके बाद भी एक सरकार आई बुद्धदेव भट्टाचार्य की, उसकी भी तल्ख थी। और अभी ममता दीदी के भी इरादे कैसे हैं आप देख ही रहे हैं। ये नेचर होता है हर जगह के लोगों का, जिन में होता है। तो याद रखिएगा, मैं बंगाल को डिफाइन कर दिया। इसी बंगाल में विद्रोह हो गया, तो इसने विद्रोह को शांत करने के लिए चल पड़ा। ध्यान देंगे, गयासुद्दीन जीएमटी जो है वो चला, और ध्यान देना है, बंगाल को जीत लिया, रीएस्टैब्लिश्ड किया। जनरली जब सत्ता बदलती है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब वंश बदलता है, तो विद्रोह की तेवर आ जाते हैं, ये नेचर है। तो वही हुआ। आप भी जानते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है, आज भी तो विद्रोही तेवर होते हैं। कितने लोग एमएलए इधर से उधर चले जाते हैं वोट के समय में वगैरह। तो सत्ता परिवर्तन का जब समय आता है, चुनाव आता है या सरकार बन जाती है, कितने लोग इधर से उधर करते हैं, विद्रोह होते हैं आज भी। आज इसे कुछ और नाम दे देते हैं, ध्यान देंगे। तो बेटा, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक ने बंगाल को जीता, उड़ीसा को जीता, ठीक है, इन सबको, बंगाल बिहार सबको जीता, और वापस आया। वापस आने के क्रम में आज का जो बिहार है वो बंगाल का हिस्सा था। वहां पर जो मिथिला नरेश था, मिथिला नरेश नरसिंह देव, मैं मिथिला का हूं, दरभंगा का हूं, हमारे यहां के राजा का नाम उस टाइम में, इसके समय में नरसिंह देव था। उसका किला आज भी पड़ा हुआ है। तो नरसिंह देव को भी पराजित किया, और मिथिला में जो उस टाइम में वंश थे उसका नाम होता था कर्नाट वंश। कर्नाटक नहीं, कर्नाट वंश। कर्नाट वंश मिथिला में था। नरसिंह देव राजा था, उसको पराजित किया, मिथिला नरेश को भी पराजित किया। उसी समय इसके साथ एक सूफी संत था जो मर गया, तो वहीं पर आज महल के सामने सूफी संत की मजार भी है। खैर, अब आइए, ये जीत कर आया तो क्या होता है, आप एक यूपीएससी का प्री निकालते हैं, सीना चौड़ा, आप टीचर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं, क्या हाल हमारा और आपका हो जाता है। 2-4 अवार्ड मिल जाते हैं, क्या हाल हो जाता है। गर्लफ्रेंड मिल जाती है, बॉयफ्रेंड मिल जाती है, लगता है दुनिया की मतलब जन्नत मिल गया। मेट्रो में देखिए जाके, लगता है इससे अमीर कोई है ही नहीं आज की तारीख में। वो तो बाद में पता चलेगा कि कितने गरीब थे। तो खैर चलिए, वो सब अलग बात है। कहने का मतलब ये है बेटा कि जब उसको ये सब मिल गया, जीत लिया, अब वो दिल्ली की ओर लौट रहा है, ये बात सुल्तान, तो जानते हैं अहंकार हावी हो गया, उसको ताकत फील होने लगी। तो इसने क्या किया सुनिए। याद है, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के धन का इस्तेमाल करके इस गद्दी प्राप्त किया था, और दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया को अच्छा खासा धन भेंट किया था, आशीर्वाद प्राप्त किया, और सुल्तान बना। अर्थात ये जो शख्स है अब क्या कह रहा है, गौर से सुनिए। इसने जीएमटी ने एक पत्र लिखा, ठीक है, किसको, निजामुद्दीन औलिया को, जो एक सूफी संत है, वो जिंदा है,
और पत्र में लिखा इसने कि देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने जो आपको धन दिए थे वह सरकारी धन था, आपने सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, आप सारे धन वापस करिए, आप सारे धन वापस करिए, नहीं तो मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो सबक सिखाऊंगा। समझ में आई बात? ये शब्द किसके हैं? जीएमटी के हैं। किसके लिए हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत के लिए। आई विल टीच यू लेसन व्हेन आई रीच दिल्ली इफ यू नॉट रिटर्न द ऑल वेल्थ वट एवर गिफ्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी टू यू, बिकॉज दैट वॉज द गवर्नमेंट वेल्थ। आज से तुलना करिए, हमारे उपराज्यपाल दिल्ली के केजरीवाल की पार्टी को नोटिस दिया है कि आप पार्टी का एडवर्टाइज करने के लिए आप दिल्ली के खजाने से 93.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ये 93.5 करोड़ रुपए जमा करिए आप अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से। सरकारी धन का दुरुपयोग, चीजों को समझिए। तो सरकारी धन का दुरुपयोग, उस पर आरोप लगा के कहा आई विल कम टू टीच यू लेसन इफ यू आर नॉट रिटर्न। अब ये सूफी संत थे, बाबा राम रहीम वाले औकात में थे उस जमाने में, प्रभावशाली के संदर्भ में मेरा कहना है। तो उन्होंने पत्र लिखा, निजामुद्दीन औलिया ने इनको पत्र लिखा और ये रास्ते में है, दिल्ली आ रहे हैं। पत्र में लिखा, ये सारे धन तो हमने गरीबों में बांट दिए, खर्च हो गए जन कल्याण में। तो फिर ये लेटर लिखा, आ रहा हूं सबक सिखाऊंगा। तो फिर निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा, चाहे वो लेटर में कहा हो या ये कहा। औलिया का कथन है ये, जो फारसी की जबान है, हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, जिसका अर्थ है दिल्ली अभी दूर है, यानी अभी आप रास्ते में हो, आ रहे हो, दूर है। ये फकीर आदमी था, ये बात कह दिया। आप हमको भी कहते हैं ना, आता हूं तो सिखाता हूं सबक, तो क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है आ जाओ देख लेते हैं। नहीं देखेंगे, तो इसने कहा दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूर अस्ते। अब संयोग क्या घटता है देखिए, यह शख्स दिल्ली में प्रवेश करने की स्थिति में है, तो वहां पर एक अफगानपुर गांव है, महरौली से आगे आज भी अफगानपुर गांव है। उस गांव में ये गयासुद्दीन का जो बेटा है, ये मोहम्मद बिन तुगलक, उस टाइम में उसका नाम है जौना खां या जूना खां। जूना खां जो है, अपने पिता के स्वागत के लिए अफगानपुर गांव में एक बड़ा टेंट लगवाया, क्योंकि सेना भी है, मंत्री भी हैं, संतरी भी हैं, राजा है, बड़ा हाथी घोड़ा पालकी सब है, लौट रहा है पूरी सेना के साथ विजय अभियान से। तो उसके लिए एक टेंट बड़ा लगवाया कि इस टेंट में पहले ये लोग आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे, फिर बैंड पार्टी गाजा बाजा के साथ ये विजय जुलूस है, आराम से एंट्री लेंगे राजधानी में। इस हिसाब से जौना खान ने उस टाइम के जो भवन निर्माता इंजीनियर होते, जिसे कहते मीर ए इमारत, उसको कहा बनाओ। और उस टाइम में भारी भरकम टेंट होते थे, बना दिए। आपने पिक्चर देखी होगी अमरेंद्र बाहुबली कास्टिंग सीन में, उसकी मां आग लेके करे और एक हाथी पगला के आ गया, तो कैसे हाथी को रोकता है अमरेंद्र बाहुबली। कहने का मतलब यह है, तो होता क्या है, ये जो राजा है दोपहर की नींद ले रहा है, इसी टेंट में आराम कर रहा है, सुस्ता रहा है, और हाथी जहां बंधे हुए थे वहां थोड़ा उपद्रव मच गया, और हाथी के उपद्रव मचाने की वजह से राजा जहां सो रहा है वो पूरा टेंट गिर गया। भारी भरकम टेंट होते, मोटी मोटी लकड़ियां होती, ये टेंट गिरा और सुल्तान जो है, ये सुल्तान जो है जीएमटी, उसी के नीचे दफन हो गया, दम घुट गया, मर गया। इस तरह से ये सुल्तान टेंट के नीचे दबकर मरा, सोए हुए अवस्था में मरा, दिल्ली नहीं पहुंच पाया, पर दिल्ली के बहुत करीब था। अफगानपुर विलेज था, मीर इमारत टेंट बनाया था, बनवाने वाला आदमी इसका बेटा जौना खां था। अब लोगों के दिमाग में यह आने लगा कि यह सताया था किसको? निजामुद्दीन औलिया संत को। संत के श्राप लग गए, हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाया। कुछ ने कहा कि ये संत जो है, इसने जौना खां को
प्रलोभन दे दिया होगा कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा, तुम सुल्तान बन जाना, बाप को मार दो। शायद ये हुआ हो, या कुछ कहता है जौना खां गद्दी के लालच में खुद मार दिया हो। जो भी है, तरह तरह की बातें उस टाइम में इतिहास के पन्नों में लिखी है, लेकिन अंततः इतिहासकार ने यह माना है इट वॉज कोइंसिडेंस, ये एक संयोग था। यह अलग बात है, अब जैसे देखिए एक संयोग ही था ना कि आसाराम बापू ने कहा था कि हमें कई बार कहते हैं और हम भी सोचे हैं कि तिहाड़ जेल एक बार जाऊं, घूम के आऊं, देखूं वहां क्या कैसे लोग रहते हैं। और देखिए जो कुकर्म किया तिहाड़ जेल ही पहुंच गया। तो यह संयोग है। तो यही हुआ, ध्यान में रखिएगा। मेरी भी एक स्टूडेंट है रश्मि चौधरी फ्रॉम राजस्थान, हमसे पढ़ करके दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और पिछले 10 सालों से तिहाड़ जेल में ही उसकी ड्यूटी है। बच्चे भी है, वाइफ है, सब है, हस्बैंड है, सब है। और वो हमको अक्सर जो है याद करती है और कहते हैं सर आप आए नहीं एक बार भी, मैं चाहता हूं इसको घुमा दूं, नॉलेज की चीजें हैं। हम बोलते हैं बेटा आएंगे आएंगे आएंगे, अभी तक नहीं गया हूं। तो हमें आसाराम बापू याद आ जाते हैं, तो एक बार जाना है। तो ये चीजें हैं। अब ध्यान दीजिए अगले पॉइंट पर। अब क्या होता है समझिए। तो ये मुहावरे चल पड़े, दिल्ली अभी दूर है, हुनूस दिल्ली दूर हस्ते। और आपसे सवाल बना दिया वह सुल्तान कौन था जिसका दिल्ली के सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के साथ 36 का आंकड़ा, 36 का रिश्ता, यानी तनावपूर्ण रिश्ते थे। बिल्कुल दोनों के तनावपूर्ण रिश्ते थे। तो ये हुआ। उसके बाद हम देखते हैं इसका बेटा जौना खां गद्दी नशी हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। तो आपने देखा अभी क्या, गयासुद्दीन मोहम्मद का, तुगलक का। ठीक है रवि, ठीक है, वेट करें, मैं अभी आता हूं। हाँ माइक ना, बेटा शुरू का एक क्लिप बनाए हैं तो वो चला जाएगा रील में, और उसके बाद अब तक का जो क्लास है वो फिर तुगलक वंश आ गया ना, तो फिर इसको एंट्री मारेंगे यूट्यूब पे। दिमाग में आ गया। अब के बाद जो भी बोल रहे हैं वो नहीं। और क्लास में तो रहेगा, यूट्यूब पे भी डालना है। और बंद भी कर दीजिए, लेकिन हाँ 2 मिनट के बाद। तो बेटा हम लोगों ने आज सुना तुगलक वंश के सिनॉप्सिस ली और खासकर गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक का इतिहास देखा। 10 सवाल बड़े अच्छे हैं, ये सभी के सभी आएंगे। लिखने का काम हम कल करेंगे। 10 मिनट के एक ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं आपके पास पॉलिटी की क्लास को लेकर के। ठीक है, ओके, बाय एंड टेक केयर।